सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों की जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में व्यतिकरण चैप्टर का स्टार्टिंग किया था और क्लास 12th के अगर लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि यहाँ से व्यतिकरण उसके बाद विवर्तन चैप्टर आता है जो कि दो के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक डेरिवेशन श्योर आता है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। और व्यतिकरण के बारे में हम लोगों ने जाना था क्या होता है व्यतिकरण। और दोस्तों साथ में हम लोगों ने एक चीज देखा था कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। कैसे दो तरंगे एक दूसरे के साथ सुपरपोज होके अपने इंटेंसिटी को मैक्सिमम या मिनिमम बनाने का प्रयास करती है या कर लेती है। और वहां से हम लोगों ने देखा था कि जब दो तरंगे एक साथ मिलती है तो वो अपने इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लेती है या मैक्सिमम कर लेती है, या तो दोस्तों क्या कर लेती है, मिनिमम कर लेती है। कब मैक्सिमम करती है कब मिनिमम करती है ये भी थोड़ा सा एक झलक हम लोगों ने देखा था। लेकिन सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण हम लोगों ने देखा था और हमने कहा था कि जब दो तरंगे या प्रकाश की किरणें एक साथ मिलती है तो वहां पर उनकी तीव्रता बढ़ जाती है या तीव्रता घट जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग दोस्तों नाम देते हैं व्यतिकरण नाम देते हैं। आज दोस्तों हम लोगों को देखना है व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं व्यतिकरण चैप्टर, इससे पहले वो व्यतिकरण का पिछला लेक्चर देख लें ताकि उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर से कॉन्सेप्ट हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं व्यतिकरण के प्रकार। तो हमारा जो अगला हेडिंग दोस्तों बनेगा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण के प्रकार दोस्तों, अगर व्यतिकरण के प्रकार की बात करें तो व्यतिकरण दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसे हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और दूसरा दोस्तों आपका होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। तो व्यतिकरण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसे हम लोग संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। और दूसरे को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। अब इन्हीं के बारे में दोस्तों हमें क्या करना है, पढ़ना है। इन्हीं के बारे में दोस्तों हमें क्या करना है, पढ़ना है। और यहाँ पर शायद अब विजिबिलिटी क्लियर होगी। आइए हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, इनकी परिभाषा देखते हैं। तो दोस्तों आप हेडिंग बना लीजिए, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण इसको परिभाषित भी करना है। अगर मान लीजिए पूछ लिया गया तो आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि इंटरफेरेंस में जब दो प्रकाश की तरंगे एक साथ मिलती है और उनका सुपरपोजिशन होता है, तो सुपरपोजिशन के कारण जब उनकी तीव्रता अधिकतम होती है तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो ये वाला जो घटना होता है जब मैक्सिमम होता है तो इस इंटरफेरेंस को हम लोग दोस्तों बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, परिणामी
तीव्रता अधिकतम होती है। परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपका संपोषी व्यतिकरण। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जब दो प्रकाश की तरंगे या दो प्रकाश तरंग एक साथ मिलती थी, सुपरपोज होती थी, तो उनका जो प्रकाश की तीव्रता था या उनका आयाम मैक्सिमम हो जाता था। आयाम मैक्सिमम होने के कारण उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती थी दोस्तों, मैक्सिमम हो जाती थी। और उनके मैक्सिमम इंटेंसिटी होने की जो घटना होती है, उसी इंटरफेरेंस को हम लोग संपोषी व्यतिकरण नाम देते हैं, या दोस्तों हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम देते हैं। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी का बस क्या होता है कि जहां पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं परिभाषा, व्यतिकरण की घटना, साथ में आप लोग लिखते चलिए, नोट्स तैयार होता चलेगा। घटना में जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, होती है उन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका संपोषी और विनाशी व्यतिकरण का क्या हो गया दोस्तों, परिभाषा हो गया। तो ये व्यतिकरण का दो प्रकार का होता है। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसे हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर व्यतिकरण की घटना होती है, तो उसमें जो तरंग होता है उसका व्यंजक क्या होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, परिणामी तीव्रता का व्यंजक हम लोग देखते हैं। आप साथ में नोट्स बनाते चलिए और लिखते चलिए। आप लिख लिख के सारी चीजों को अगर अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें क्या, कि व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक, हेडिंग बनाते हैं, व्यतिकरण में, व्यतिकरण में, करण में परिणामी, परिणामी तीव्रता का व्यंजक, तीव्रता का व्यंजक, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो परिणामी तीव्रता अगर देखें, परिणामी तीव्रता क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तीव्रताएं एक साथ मिलती है ना, इंटेंसिटी जब दो या दो से अधिक इंटेंसिटी एक साथ मिलती है, तो उन इंटेंसिटी का जो टोटल होता है, जो सम होता है, उन्हीं को हम लोग दोस्तों कहते हैं परिणामी तीव्रता बोलते हैं। तो आइए देखते हैं परिणामी तीव्रता क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं, आप जानते हैं कोई भी तरंग अगर है, तो तरंग का जो समीकरण होता है वो आपका होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पहला जो तरंग है उसका
आयाम a1 है, तो इसका विस्थापन क्या होगा, y1 होगा। और ये आपका ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी समीकरण, इसे हम a का मान लेते हैं। हमारे पास दूसरा तरंग है जो y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब क्या है, इसका यही मतलब है कि इन दोनों जो दो तरंगे हैं, एक तरंग y1 और एक y2, जो तरंग 1 और तरंग 2 वाला है, इनके कलांतर में जो कि इनका जो कलांतर है वो कितना है, फाई है। फाई क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है जो बताता है कि इसकी शुरुआती कहाँ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, किसी न किसी कोण से हुआ है, ये फाई है। जैसा कि आपने प्रत्यावर्ती धारा में भी पढ़ा है, या फिर दोस्तों आपने तरंग चैप्टर में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत विशेष नहीं है। तो y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। दोस्तों अगर अध्यारोपण के सिद्धांत से बात करें, तो आप जानते हो कि अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि सभी को वेक्टर के रूप में हम ऐड करके जोड़ते हैं। तो हम ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे जोड़ेंगे। इसका मतलब कि हम यहाँ पे डायरेक्शन का विशेष ध्यान देंगे। अब दोस्तों अगर हम y बराबर लेते हैं, तो y1 का मान हमारे पास क्या है, a साइन ओमेगा टी, और प्लस y2 का मान a2 साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, हम इसको ऐड कर दिए। अब दोस्तों हम इसको और सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो एक चीज आप जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का जो दोस्तों फार्मूला होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ देखें, केवल इतने वाले पार्ट को देखें, तो हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस क्या है, फाई है। अगर दोस्तों हम इसको लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं साइन ए की जगह पे ओमेगा टी और बी की जगह पे फाई। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या कहते हैं, इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो दोस्तों हम इसकी जगह पे y बराबर लिख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। अब यहाँ पर इसको अगर देखते हैं, तो हम इसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस फाई, और यहाँ पर प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो ये दोस्तों क्या बन गया, हमारा समीकरण बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसका गुणा कर सकते हैं ए टू का अगर इन दोनों में हम गुणा दोस्तों कर देंगे, तब क्या होगा, जरा देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर देखें, तो y बराबर आपका क्या आ गया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, और इसका इसमें गुणा करेंगे a2 कॉस ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो ये दोस्तों क्या बन गया, फार्मूला बन गया, ठीक है ना। फार्मूला नहीं बना, ये इसका एक्सप्रेशन हमने तोड़ दिया, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं कि जैसे यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो इन दोनों को हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, साथ में ले लेते हैं। अगर इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में अगर देखें यहाँ से ले लें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो साइन ओमेगा टी हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव बच जाएगा। और यहाँ से हम दोस्तों निकाल लेते हैं साइन ओमेगा टी। इसमें से अगर दोस्तों साइन ओमेगा टी निकाल लेंगे और इसमें साइन ओमेगा टी निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, a1 बच जाएगा, और दोस्तों यहाँ a2 बच जाएगा, और यहाँ cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ से a2 cos ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन फाई हो जाएगा।
ठीक है ना दोस्तों। ये आपका यहाँ से इतना बन गया। इतना समझ में आया या नहीं आप लोगों को? ठीक है ना। एक काम और करते हैं, यहीं से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन फाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। कुछ मत करिए, यहाँ पे बस A2 के साथ आप क्या कर दीजिए, साइन फाई को लगा दीजिए, ताकि एक सीक्वेंस से हो जाए। ये आपका वैल्यू होगा। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं आगे कि इनका हम क्या करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म मान लेंगे, माना माना A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू, इसे दोस्तों हम लोग मान लेंगे A कॉस थीटा मान लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। A कॉस थीटा, और यहाँ से A2 साइन फाई को हम लोग दोस्तों मान लेंगे, इसे A साइन थीटा मान लेंगे। ठीक है ना, इसे A साइन थीटा मान लेते हैं। इसे समीकरण एक दो तीन मान ले, और इसे समीकरण हम क्या मान लें, चार मान लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने समीकरण एक माना है और यहाँ समीकरण दो माना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो दोस्तों टर्म है इतना, और ये इतना है, इसको हम एक वैल्यू यहाँ मान लेते हैं। A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम मान लेते हैं A कॉस थीटा, और यहाँ A2 साइन फाई को हम लोग दोस्तों मान लेते हैं A साइन थीटा। अगर दोस्तों हम ये मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू को पुट करें, तो वैल्यू को दोस्तों अगर हम पुट करेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, और प्लस इसकी जगह पे A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब दोस्तों देखिए, आप आप फार्मूला जानते हो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का होता है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं उसी फॉर्मेट पे। ए हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और दोनों में ए मिल रहा है, तो दोनों में हम क्या कर लेते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं। दोस्तों हमने दोनों को ए से यहाँ पे क्या कर लिया, ए का कॉमन ले लिया। तो y बराबर यहाँ से दोस्तों अगर देखा जाए ए, हम इसे लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। अगर यहाँ से लिखे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया, थीटा हो गया। ए आपका क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एक दोस्तों क्या है, ए आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आयाम है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, आयाम है। ठीक है ना। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे डेरिवेशन इसका देखते हैं। अगर दोस्तों इसका डेरिवेशन आगे देखते हैं, तो नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं इस चीज को। तो दोस्तों अगर हम यहां से अब देखें, समीकरण 3 और 4 का वर्क करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या लिखें, समीकरण अगर 3 देखें, समीकरण 3, हमारे पास समीकरण 3 क्या है, हमारे पास समीकरण 3 A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये हमारे पास समीकरण 3 है। समीकरण इसे क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। इसका क्या करते हैं, समीकरण 3 का वर्ग कर दे। ठीक है ना। वर्ग करने पर अगर दोस्तों इसका वर्ग करते हैं, तो A1 प्लस A2 कॉस फाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। और ये ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोस्तों इसका हम स्क्वायर करते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ से प्लस 2 A1 A2
कॉस फाइव हो जाएगा। और अगर इसका देखें इस दाएं पक्ष का, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या है, ये समीकरण 3 है। ठीक है ना। समीकरण ऐसे 4 यहां लिख ले, समीकरण 1 समीकरण 3 से और यहां लिख ले अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। अगर समीकरण 4 से देखें तो हमारे पास समीकरण 4 क्या है दोस्तों, ए टू साइन फाई है इक्वल टू आपका क्या है, ए साइन थीटा। अगर इसका क्या कर दे दोस्तों, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग कर दे स्क्वायर बोथ साइड हमने कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए टू साइन फाई का होल स्क्वायर, और यहां से ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर दोस्तों यहां देखें तो ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका समीकरण 4। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर। अगर दोस्तों इनको वर्ग करके हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो देखिए हमने वर्ग किया है, समीकरण ये 3 है, 3 का समीकरण का हमने ये वर्ग किया है, ये हमें मिला है दोस्तों। और समीकरण ये 4 है, 4 का वर्ग हमने किया है, ये दोस्तों मिला है। तो समीकरण 3 और 4 का जो वर्ग हमने दोस्तों किया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम इनको जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ देते हैं और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को हम जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को जोड़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं। तो ये हमारा समीकरण 3 है। तो 3 का बायां पक्ष ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। ठीक है, ये बायां पक्ष हो गया। इसका बायां पक्ष ये है तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्लस ए टू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, बराबर। हम दाहिने पक्ष को जोड़ते हैं तो दायां पक्ष क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। और इधर ये आपका दायां पक्ष, तो यहां से दोस्तों क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमने दाहिने पक्ष में जोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम जोड़ते हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपका ए वन स्क्वायर है, हम यहाँ पर लाते हैं ए टू साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ये ए टू साइन स्क्वायर फाइव और ये ए टू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव बराबर। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए, ये वाला टर्म केवल पकड़िए, केवल इतना पकड़िए, ये ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। अगर दोनों में ए टू स्क्वायर आपका कॉमन हो जाता है तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का जो वैल्यू होता है वो एक होता है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए वन स्क्वायर, ये क्या मिलेगा यहाँ से दोस्तों, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव बराबर, यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इसका मान क्या हो जाएगा, वन। तो ए स्क्वायर बराबर आपका इतना आ गया। अब दोस्तों अगर हम यहां से लें, अगर अब हम यहां से लें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहां से लें ए स्क्वायर बराबर, तो यहां से ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, क्या है, कॉस फाइव। तो ये हमारा क्या हो गया,
आयाम का क्या हो गया, ये परिणामी आयाम हो गया। ए क्या है आपका, रिजल्टेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। इसे हम लोग दोस्तों कहेंगे परिणामी आयाम कहेंगे, परिणामी आयाम। तो दो तरंगों का परिणामी आयाम कैसे जोड़ा जाएगा, इस फार्मूले से जोड़ा जाएगा, इसी की तरह। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, ये फाई क्या है, फाई क्या है, फाई कलांतर है, दोनों तरंगों के बीच क्या है, कलांतर, फेज डिफरेंस है, फेज क्या है, डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, कलांतर है। तो ये आपका ए टू स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस कास का फाई, सॉरी, ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कास फाई, ये फार्मूला दोस्तों आपका बनके तैयार हो गया। अब यहां से आप जानते हैं, एक चीज क्या जानते हैं, कि जब दो, ध्यान दीजिएगा, जब दो तरंगे हो या जब कोई भी सूत्र हो, उस सूत्र में साइन और कॉस वाला टर्म आ जाता है। किसी भी दोस्तों फार्मूले में जब साइन और कॉस वाला टर्म आ जाता है, तो वहां पे दो स्पेशल के तीन स्पेशल केस चालू होते हैं। एक उसको हम 0 पे चेक करते हैं, एक 90 पे चेक करते हैं, और हम एक किस पर चेक करेंगे, 180 पे करेंगे। आपने देखा है कि फिजिक्स का ये रूल होता है, कहीं पे भी आप अगर साइन और कॉस वाला टर्म आप देखते हैं, तो वहां पे आपको हमेशा ये तीन स्पेशल कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों आपको ये मिल गया है, ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर ए प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव मिल गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्पेशल केस देखना ही पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर देखा जाए, जो ए है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए वन पे डिपेंड करेगा, ए टू पे डिपेंड करेगा, और साथ में ए वन और ए टू के फेज डिफरेंस कलांतर फाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर हम केवल कलांतर पे चेक करते हैं, तो आइए देखते हैं इस पर कैसे चेक किया जाता है। आइए हम लोग यहीं से एक चीजें और देख लेते हैं, कि अगर ये आपका है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसके साथ साथ हम लोग परिणामी तीव्रता भी देख लेते हैं। ठीक है ना। परिणामी तीव्रता क्या होगा, परिणामी आयाम हम लोगों ने देख ही लिया, परिणामी तीव्रता देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों परिणामी तीव्रता देखें, तो आप जानते हैं परिणामी तीव्रता का, अगर तीव्रता की बात किया जाए, तो आप जानते हैं कि आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है। अगर हम आई बराबर लें, तो क्या होगा, के ए स्क्वायर होगा, ये फार्मूला बनेगा। क्या क्या के क्या है दोस्तों, एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या मिला है, कि हमारे पास जो दो के दोनों तरंगे था, एक का आयाम a1 था, एक का आयाम a2 था। तो अगर एक का आयाम आपका a1 है, तो a1 स्क्वायर, तो यहाँ इंटेंसिटी I1 मिलेगी। और यहाँ पर अगर आपका A2 है, क्या कहते हैं, आयाम, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या मिलेगी, I2 मिलेगी। अब दोस्तों अगर ये आपका I1, ये आपका ये मिल गया, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर A1 का मान निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, A1 का मान निकालते हैं, A1 का मान निकालने से बेहतर है कि ये जरा देखिएगा, ये I2 है, I2 बराबर K1, के क्या है दोस्तों, कांस्टेंट, तो ये K1 K2 की बात ही नहीं होगी, ये A2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इस समीकरण से देखें, इस वाले समीकरण से देखें, तो हम क्या देख सकते हैं, यहां से अगर देखें, तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ए है, अगर ए स्क्वायर बराबर ले, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टू A1 A2 कॉस फाइव। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में के का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में के का गुणा करने पर
अगर दोस्तों दोनों पक्षों में हम k का गुणा कर देते हैं तो यहाँ से k a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर k का गुणा होगा तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देख लिया जाए के ए स्क्वायर, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से ले आई बराबर, तो अगर इसका आयाम ए हो तो ये क्या आई बराबर के ए स्क्वायर हो सकता है? तो हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से गुणा कर दें, के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस टू के ए वन ए टू कॉस फाइव। दिख रहा है आपको स्पष्ट? जी, क्लियर आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों, तो हम यहाँ से देखा जाए तो के ए वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर और ये आपका, तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें इसी चीज को हम थोड़ा सा और देखते हैं। हम जानते हैं के को कैसे लिख सकते हैं। अगर हम के को लिखना चाहें दोस्तों, जैसे हमारे पास के है, तो के को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट के। तो अगर स्क्वायर रूट के और स्क्वायर रूट के का गुणा होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? के ही मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये सेट कर सकते हैं। तो के ए स्क्वायर बराबर के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर रूट के ए वन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर रूट के ए वन स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के ए वन स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के ए वन और ए टू, ए वन और ए टू। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें स्क्वायर रूट के ए वन और स्क्वायर रूट के ए टू कॉस फाइव। अब दोस्तों देखते हैं, क्या हम इसको हम अगर इसको लिखना चाहें तो क्या हम आई नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहिए तो हम क्या आई वन नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई टू लिख सकते हैं प्लस टू। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आई के रूप में अगर इस टर्म को दोस्तों हमें क्या करना है, लाना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इसके साथ में अगर लिखेंगे स्क्वायर रूट के ए वन स्क्वायर रूट के ए टू कॉस फाइव, कॉस फाइव। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको अगर यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर लाएंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। नहीं समझ में आया? बताते हैं। जैसे स्क्वायर रूट के है और साथ में क्या है ए वन, अगर ए वन को हम अंदर लाएंगे स्क्वायर रूट के, तो स्क्वायर रूट के ए वन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ऐसे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट के, और यहाँ बाहर क्या है ए टू, अगर इसके अंदर हम लिखें तो के स्क्वायर रूट के ए टू स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर कर दिया, जब ये अंदर आएगा तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट तैयार हुआ है वो आपका इस तरीके से, तो हम ऐसे ही करना चाहते हैं। तो आई इक्वल टू आपका बना यहाँ से आई वन प्लस आई टू प्लस टू। अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होगी, वे आपका स्क्वायर रूट आई वन की हो जाएगी, और ये स्क्वायर रूट आई टू की हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट आई वन और स्क्वायर रूट आई टू, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस फाइव। तो ये हमारा दोस्तों किसका रूप बना, ये परिणामी तीव्रता का व्यंजक बन गया। और इसी व्यंजक पे हमें क्या करना है दोस्तों, सवाल भी लगाना है। तो ये हमारे परिणामी तीव्रता का दोस्तों क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो ये क्या है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। इसे देख, इससे लिखेंगे रिजल्टेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता। ये दोस्तों क्या हो गया, परिणामी तीव्रता हो गया, ये परिणामी तीव्रता का व्यंजक हो गया। तो हमारे पास दो यहाँ से फार्मूला आया, एक परिणामी आयाम का आया ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव आया,
और दूसरा हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास दूसरा आ गया परिणामी तीव्रता। और ये हालांकि ये डेरिवेशन आपका आता नहीं है, लेकिन यहाँ से सवालें आती हैं। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही से आपका सवाल भी पूछा जाएगा। और इसी पे अब देखिए, दो के दोनों में cos फाई वाला टर्म आया है, तो इसका मतलब कि इनका हम 0 पे भी देखेंगे, इनका 90 भी देखेंगे, इनका 180 पे भी हम देखेंगे कि क्या इनका रिजल्टेंट बनता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।